सैंडी, रोशनी, सुमन, उसके बाद शिवानी, दिलकुश, निशिका, कुलदीप बिश्नोई, चंदन कुमार, बबली यादव, उसके बाद अवनीश यादव और रोशन कुमार, अनूप सिंह, आरती, उसके बाद अंकित, प्रिया, विनोद, अमन, सतीश, दिनेश, मोनू, संजय, अजय, रजत, गुलशन, आरुषि, कपिल, पूनम, शक्ति, रुचि, जीत, विकास, रॉबिन, कपिल, प्रिया, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्र श्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। बेटा, कल मैंने आपको बताया था कि बंगाल विभाजन की रूपरेखा मतलब उसकी जो ड्राफ्टिंग की गई थी वो आपकी 19 जुलाई को की गई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा प्यारे बच्चे आपकी कब की गई थी? तो आप कहोगे कि मैम 20 जुलाई 1905 को की गई थी। और अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो एक मैंने आपको बताया था कि बंगाल विभाजन लागू हो गया था 16 अक्टूबर 1905 से। तो ये चीजें आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। बेटा, अब हम आगे की तरफ चलते हैं, वो 3 डेट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि मैंने लास्ट आपको बताया था कि जो बंगाल विभाजन है, बंगाल विभाजन, ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था, यानी एग्जीक्यूट, तो आप कहोगे कि ये लागू हो गया था मैम 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हुआ और जिस दिन ये लागू हुआ उस दिन को हमने शोक दिवस के रूप में मनाया, मतलब लोग काफी दुखी हुए। ठीक है, उसके अलावा हमने इसे राखी दिवस के रूप में यानी रक्षाबंधन के रूप में, रविंद्रनाथ टैगोर जी के कहने पर, ये भी आप लिख लेना, रविंद्रनाथ टैगोर जी के कहने पर या रविंद्रनाथ टैगोर जी के सुझाव पर हमने इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया। मतलब यहाँ पे लोगों ने एक दूसरे के हाथों पर राखियां बांधी और अपनी यूनिटी का प्रमाण दिया। लेकिन बात तो यही थी कि यूनिटी थी ही नहीं। अगर यूनिटी होती तो फिर हमें बांटना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमें बांटना बहुत आसान था क्योंकि हमारे यहाँ पर धर्म का प्रभाव पहले भी उतना ही था। और यहाँ पे आपको मत बता दूं कि लोगों ने जो है वंदे मातरम के नारे लगाए थे, वंदे मातरम के नारे लगाए। ठीक है, वंदे मातरम के नारे लगाए। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये वंदे मातरम के नारे यहाँ पर लोगों के द्वारा लगाए गए। और आप ये भी चीज ध्यान रखेंगे बच्चे कि आपको मैं ये बता देना चाहूंगी कि जो बंगाल विभाजन है बेटा, ठीक है, जब ये बंगाल विभाजन हुआ तो इस बंगाल में से आपका एक बना आपका पूर्वी बंगाल, ठीक है, जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, और एक बना था बेटा आपका पश्चिम बंगाल या पश्चिमी बंगाल, जो कि आपका हिंदू बहुल क्षेत्र था। मतलब यहाँ पे हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा रख थी। तो इन्होंने क्या किया, हिंदू और मुस्लिम्स के आधार पर हमें तोड़ दिया। तो पूर्वी बंगाल में कौन कौन शामिल हुआ? तो यहाँ पे ढाका आया, इस तरफ आपका चिटगांव, आपने इसका नाम सुना होगा चिटगांव, और एक आया था बेटा जी राजशाही। ठीक है, और ये कैसा क्षेत्र था? तो मैंने आपको बताया कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। मतलब यहाँ पर मुस्लिम लोग ज्यादा थे, मुस्लिम बहुल क्षेत्र। तो मैंने आपको बोला ही था कि इन लोगों ने बंगाल का जो विभाजन किया था वो सांप्रदायिक था, यानी कम्युनल बेस पर किया था। और इस पूर्वी बंगाल की जो राजधानी बनी थी बेटा जी, अगर मैं बात करती हूँ कि जो कैपिटल बनी थी प्यारे बच्चे, देखिएगा यहाँ पर ढाका। क्या बनी थी? कैपिटल ढाका। और आगे यहाँ पे एक और बात सुनिएगा कि यहाँ पर आपका जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, ठीक है, वो कौन था? अगर आपसे पूर्वी बंगाल में पूछा जाए कि यहाँ पर आपका जो पूर्वी बंगाल वाला क्षेत्र था इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको बनाया गया था? लेफ्टिनेंट गवर्नर, या आप कहेंगे कि वो आपका किसको बनाया गया था? वेमफाइल्ड फुल्लर को। किसको बनाया गया था? वेमफाइल्ड फुल्लर, वेमफाइल्ड फुलर, ठीक है, इसको बनाया गया था। और जो आपका पश्चिमी बंगाल वाला क्षेत्र था, इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। इसमें आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल आया, ठीक है, इसके साथ में आपका बिहार और आपका यहाँ पर उड़ीसा। ठीक है, ये आपके क्षेत्र इसमें शामिल हुए। और ये हिंदू बहुल क्षेत्र था। हिंदू बहुल क्षेत्र का मतलब है कि हिंदुओं की संख्या यहाँ पर ज्यादा थी। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं
तो यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था, यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर था बेटा एंड्रयू फ्रेजर। क्या नाम था इसका? एंड्रयू फ्रेजर। ये यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो आपको ये, और हाँ, इसकी कैपिटल तो रह गई, और इसकी जो राजधानी यानी जो कैपिटल ऑफ आपका बना था आपका वेस्ट सॉरी पश्चिमी बंगाल, वो थी आपकी यहाँ पर कोलकाता। ठीक है, तो ये राजधानी क्या थी इसकी? कोलकाता। लेकिन इस समय क्या कहते थे? इस समय पर कहते थे मैम कलकत्ता। तो ये आपका बंगाल का विभाजन हुआ। तो अब आप देख रहे हो कि हिंदू और मुस्लिम्स के आधार पर इन लोगों ने हमें बांट दिया था, है ना। और ये इतना गहरा होता चला गया, इतना गहरा होता चला गया कि भाई हम कह नहीं सक, यहाँ पे बता नहीं सकती मैं आपको कि ये खाई आपका पाकिस्तान का निर्माण करके ही, यहाँ पर निर्माण तो हो गया पाकिस्तान का, लेकिन हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई आज तक हम नहीं पाट पाए। ठीक है, और ये एक सच्चाई है। जल्दी से आप लोग यहाँ पर बेटा जी इसको नोट करेंगे और फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, और आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछना हो तो आप मुझसे, मतलब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ लेंगे। ठीक है, ये देखिए कुछ बच्चे कह रहे हैं ज्योग्राफी कब तक खत्म हो जाएगी। बेटा ये ज्योग्राफी नहीं है, ये हिस्ट्री है। किसी किसी को ये भी नहीं पता है कि वो विषय कौन सा पढ़ रहा है। कितनी कमाल की बात है, कितने ज्यादा कमाल की बात है। लिखे फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। बेटा बंगाल की आबादी इस समय पर मैंने आपको बताया था विभाजन से पहले टोटल 8 करोड़ थी। ठीक है, लिखकर आप मुझे बताएंगे बच्चे। लिख लिया है? थैंक यू ऋषि। बताइए बेटा जल्दी से, मुझे भी नहीं पता कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। और ये केवल क्लास में नहीं हो रहा है, टेलीग्राम ग्रुप में भी मुझसे पूछते हैं मैम ज्योग्राफी का ये वाला डाउट, मैम मतलब आपको यही नहीं पता है अभी तक कि कुछ दिनों में इतिहास भी खत्म हो जाएगा और बाकी सब्जेक्ट आपके ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं जीएस के। तो आपको यही नहीं पता है कौन टीचर आपको क्या पढ़ा के चला गया है। कम से कम इतना तो ध्यान रखो बेटा, विषय का तो ध्यान रखो। आपको जब यहाँ अलग से सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं तो आपको फर्क नहीं पता चल रहा कि कौन सा हिस्ट्री है कौन सा ज्योग्राफी है। जब क्वेश्चन मिक्स होकर आएंगे जीएस के, तब कैसे पहचानोगे आप लोग? मोनू ये तो मैंने बेटा कल ही बताया था कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय करजन था, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं दोबारा इस पॉइंट को लिख देती हूँ। लिखिएगा, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय करजन था बेटा, करजन। ठीक है, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? करजन। और बंगाल विभाजन के समय गृह सचिव कौन थे? गृह सचिव का नाम है बेटा जी H.H. रिस्ले। H.H. रिस्ले। अब मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे, इनका पूरा नाम क्या है? तो हर्बर्ट होप रिस्ले, हर्बर्ट होप रिस्ले। ठीक है, ये थे आपके बंगाल विभाजन के समय गृह सचिव। और भी बात सुनिए, अगर हम बात करते हैं तो बंगाल विभाजन के समय की, तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि इस समय रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, इस समय रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी जिन्हें आप गुरुदेव भी कहते हैं, टैगोर जी ने आमार सोनार बांग्ला
आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला गीत लिखा। गीत लिखा। ठीक है, ये आज के समय पे आपका, ये वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है ये। वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश इन प्रेजेंट। आमार सोनार बांग्ला ये तभी लिखा गया था जब आपका यहाँ पर बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि मैम जैसे यहाँ पे बंगाल विभाजन हुआ या बंगाल विभाजन की घोषणा हुई, तो अगर हम यहाँ पे आपसे ये प्रश्न पूछने लग जाएं कि आप हमें ये बताइए कि इस समय पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, क्या इंडियंस ने कुछ नहीं किया, क्या इंडियंस को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ? ऐसा नहीं था। अभी आपने ये तो पढ़ लिया कि बंगाल विभाजन कब हुआ, बंगाल विभाजन लागू होने के बाद में क्या क्या चीजें, और एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो आपका यहाँ पे बंगाल विभाजन हुआ, तो मुझे एक डेट बताना बेटा कि बंगाल विभाजन की घोषणा मैंने आपको कब बताई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? चलो देखते हैं कितने बच्चे आंसर करेंगे। बताइए, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? बताइए जल्दी से मुझे। अनाउंसमेंट ऑफ बंगाल डिवीजन कब की गई थी? आपसे ही मुझे जानना है, आपसे ही मुझे जानना है बच्चे, बताइए जल्दी से। सुमित सबका कमेंट पढ़ूंगी तो बेटा फिर पढ़ाऊंगी कब? 20 जुलाई 1905। वेरी गुड बच्चों, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। तो जब ये घोषणा की गई थी ना 20 जुलाई 1905 को, तो बेटा जी इसके विरोध में, विरोध मतलब इसके अगेंस्ट, इसके विरोध में क्या किया गया था? विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा। और ये घोषणा कब और कहां हुई थी? लिखिएगा, घोषणा हुई थी 7 अगस्त 1905 और हुई थी बेटा जी कलकत्ता के टाउन हॉल में। कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है, भारतीयों ने कहा कि अगर आपने बंगाल का विभाजन किया, जैसे अंग्रेजों ने घोषणा कर दी, और घोषणा करने के बाद जब भारतीयों को पता चला तो भारतीयों ने कहा कि अगर आप बंगाल विभाजन की घोषणा मतलब बंगाल विभाजन को लागू करते हैं तो हम आपके खिलाफ में ये स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। अब स्वदेशी क्या होता है? स्वदेशी का मतलब था कि इन्होंने कहा कि अगर आप बंगाल विभाजन करेंगे तो हम जितनी भी अंग्रेजी वस्तुएं हैं उन सब का बहिष्कार करेंगे, उन सब का बाइकॉट करेंगे। हम आपकी किसी भी, मतलब यहाँ पे कहा कि हम आपकी शिक्षा भी नहीं लेंगे, मतलब आपके जो अंग्रेजी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहां पर हम नहीं जाएंगे। उसके अलावा जो आपकी महिलाएं हैं उन्होंने विदेशी चूड़ियों को पहनना बंद कर दिया, विदेशी कपड़ों को उनका बहिष्कार किया गया। तो ये कहा गया कि भैया अगर आप इसकी जो है इसको लागू करते हो, घोषणा आपने कर दी, लेकिन हम भी ये घोषणा करते हैं कि अगर आपने इसे एग्जीक्यूट कर दिया तो हम आपके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन को शुरू करेंगे। लेकिन आप जानते हो कि अंग्रेज तो अंग्रेज थे और अंग्रेज किसी की बातों को कोई ध्यान नहीं देते थे, मतलब हमारी बातें तो उनके लिए कोई मायने रखती ही नहीं थी। ठीक है, और कोई मायने रखती ही नहीं थी, तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये चीज ध्यान रखेंगे कि बंगाल विभाजन के विरोध में जब ये आपका अनाउंस हुआ स्वदेशी आंदोलन, उसके बावजूद भी अंग्रेजों ने क्या कर दिया? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। और आपको मैं बता दूं कि स्वदेशी का मतलब था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और भारत में बनी हुई वस्तुओं को अपनाना। भारत में जो वस्तुएं बनेंगी हम केवल उनको खरीदेंगे, आपकी किसी भी वस्तु को हम नहीं खरीदेंगे, ये भारतीयों का कहना था। अब क्या हुआ? ये एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन का
सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? स्वदेशी आंदोलन का सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? मतलब ये दिमाग सर्वप्रथम विचार, यानी विचार को आप कह सकते हो कि ये आइडिया किसके दिमाग में आया था? तो ये आइडिया जो दिया था, ये दिया था आपके कृष्ण कुमार मित्र ने। कृष्ण कुमार मित्र जी ने दिया था बेटा। और इनकी एक मैगजीन, मतलब इन्होंने किस में दिया था? तो संजीवनी में दिया था। संजीवनी एक मैगजीन थी, इसमें इन्होंने इस थॉट को, इस आइडिया को दिया था कि अगर अंग्रेज बंगाल का विभाजन करते हैं तो आप स्वदेशी आंदोलन को शुरू करो। तो ये आपको ध्यान रखना है, कलकत्ता के टाउन हॉल में इसके विरोध में आपका स्वदेशी आंदोलन शुरू करने की बात की गई। अब घोषणा तो हो गई, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर आपके भारतीय लोग कुछ भी करते थे तो वहां वो आपका किससे अप्रूवल होता था? जैसे आज के समय पे आपके देश में कोई भी कानून बनना है या कोई भी अधिनियम आना है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं तो आप संसद से अप्रूवल लेते हैं। तो उस टाइम संसद तो थी नहीं, सरकार तो थी नहीं। उस टाइम पे कौन भारतीयों के लिए काम करती थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो अब आपका इसके बाद में जब यहाँ पे बंगाल विभाजन हो गया, बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया, तो मैंने आपको बताया था कि उसके बाद में आपका क्या हुआ था? बनारस अधिवेशन। जल्दी से मुझे बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? बनारस अधिवेशन हुआ था आपका। और मैंने बताया भी था कि यहाँ पे बनारस अधिवेशन जो हुआ था वो 1905 में हुआ था। और इसी बनारस अधिवेशन के अंदर स्वदेशी आंदोलन की जो है अप्रूवल एक तरीके से लिया गया था। ठीक है, बताइए जल्दी से। बताइए कौन था यहाँ पे? बेटा पूरी क्लास खत्म हो जाएगी पर तुम्हारा पीडीएफ और हाथ, पीडीएफ और हाथ रुकेगा ही नहीं। ये कमेंट मुझे लगता है मुझे पूरी क्लास एंड होते तक देखनी पड़ेगी। कभी पीडीएफ से पढ़ाओ, कभी हाथ से पढ़ाओ। बेटा मैं एक हूं और आपकी संख्या हजारों में होती है, सबकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया जा सकता। वेरी गुड मैम। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। अध्यक्ष कौन थे यहाँ पर? गोपाल कृष्ण गोखले जी। गोपाल कृष्ण गोखले जी। अब यहाँ पे क्या किया गया था तो मैं आपको बता दूं कि इस अधिवेशन में बंगाल में स्वदेशी, बंगाल में स्वदेशी, स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन, बंगाल में स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन, कि आप बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चला सकते हो और सब पूरा लिख लो, बहिष्कार का समर्थन। चेयरमैन ऑफ आईएनसी कौन थे इस समय? गोपाल कृष्ण गोखले जी। लिखिएगा कांग्रेस सपोर्टेड, कांग्रेस सपोर्टेड, कांग्रेस सपोर्टेड स्वदेशी एंड बायकॉट इन बंगाल, स्वदेशी एंड बायकॉट इन बंगाल। लिख लीजिए फटाफट। लिखिए फटाफट। अरे भैया वाराणसी या बनारस एक ही बात है नितिन। अरे भैया ब्रैकेट में लिख लो वाराणसी। बेटा आप, क्या बोलूं, लिख गया है, आगे चल सकते हैं।
क्या बोलूं बच्चे, आपकी बातें सुन के कई बार हंसी भी आ जाती है। बेटा बनारस और वाराणसी एक ही बात है। सभी लोग लिखकर बताएंगे। अभी कुछ बच्चों ने कहा है कि मईम नहीं लिखा गया है, लिखिए फटाफट बेटा। चलिए आगे लिखिए। अब जो स्वदेशी आंदोलन है, बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व। स्वदेशी आंदोलन, अगर हम बात करते हैं तो इसका नेतृत्व, जैसे मेन लीडर्स थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और इनके साथ में थे आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। और जो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, आखिर इसका लक्ष्य क्या था, ये आंदोलन क्यों शुरू किया गया था स्वदेशी आंदोलन, तो इसका जो उद्देश्य था यानी जो ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लिखिएगा, बंगाल विभाजन का निर्णय वापस हो, बंगाल विभाजन का निर्णय वापस हो, निर्णय वापस हो, ये इस स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था। ठीक है, ठीक है, आगे चलिए। उसके बाद में प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं, लिखिएगा स्वदेशी आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, बहिष्कार किया गया। ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया लिखिएगा, और इंग्लिश में लिखिएगा फॉरेन गुड्स foreign goods were boycott in स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, तो ये आपको पहले ही मैं समझा चुकी हूं। अब क्या क्या था, जैसे आप एग्जाम्पल में थोड़ा लिख सकते हो, नमक, चीनी, शिक्षा, इन सबको यहाँ पे कहा गया कि हम इन सब का बहिष्कार करेंगे। ये एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर प्यारे बच्चे मैं आपसे बात करती हूं तो आगे देखिएगा यहाँ पर, अगर हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे बच्चे, तो आप एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो आपका यहाँ पे जो स्वदेशी आंदोलन है, तो इस समय पर बनाई गई थी स्वदेशी बांधव समिति का गठन किया गया था, स्वदेशी बांधव समिति का गठन, स्वदेशी बांधव समिति का गठन किसने किया था, अश्विनी कुमार दत्त ने, अश्विनी कुमार दत्त, अश्विनी कुमार दत्त, इन्होंने किया था। इंग्लिश में भी लिख रही हूं, थोड़ा पेशेंस रखेंगे। अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी, ऐसे सॉरी ऐसे लिखना, फॉर्म्ड ऑफ स्वदेशी बांधव कमेटी। ठीक है, स्वदेशी बांधव समिति का गठन किया गया। उसके अलावा डॉन सोसाइटी,
डॉन सोसाइटी ये किसके लिए बनाई गई थी? फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए। डॉन सोसाइटी शिक्षा के लिए, फॉर एजुकेशन। डॉन सोसाइटी की डॉन सोसाइटी की स्थापना सतीश कुमार मुखर्जी, सतीश कुमार मुखर्जी इन्होंने की थी। क्योंकि हमने क्या किया था? हमने तो भैया कह दिया था कि हम शिक्षा का भी बहिष्कार करेंगे, हम विदेशी शिक्षा नहीं लेंगे। तो सतीश कुमार मुखर्जी ने डॉन सोसाइटी की स्थापना की थी, एजुकेशन लिख लीजिएगा। डॉन सोसाइटी, डॉन सोसाइटी फॉर एजुकेशन, फॉर एजुकेशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डॉन सोसाइटी फॉर एजुकेशन, इसकी स्थापना की गई थी। उसके अलावा प्यारे बच्चे स्वदेश प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी। स्वदेश प्रचारणी सभा की स्थापना, और यह की गई थी पुणे में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। लिखिएगा, स्वदेश प्रचारणी सभा का गठन, प्रचारणी सभा का गठन, सभा का गठन कहां पर? तो आप कहेंगे पुणे में, और बाल गंगाधर तिलक जी यहां पर नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, और ये स्वदेशी आंदोलन को फैलाने के लिए किया गया था। बाल गंगाधर तिलक जी किस दल के नेता थे? गरम दल या नरम दल? बताइए जल्दी से। मैम इस टाइम अब अंग्रेजों जैसी स्थिति पैदा हो गई है, सभी सर आपस में ही लड़ रहे हैं। बेटा आप उन चीजों पर ध्यान मत दीजिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और ये सोचिए कि जो भी हो वो पॉजिटिव हो और आपके हित में हो, है ना। ये सब कंट्रोवर्सी चलती रहती हैं। आपको मैं यही सलाह दूंगी कि आप ऐसे टीचर्स का मनोबल बढ़ाएं जो आपके लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, तो सॉरी, बहुत बढ़िया, गरम दल के नेता थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि पुणे में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, या महाराष्ट्र में पुणे के अंदर, तो आप कहोगे बाल गंगाधर तिलक जी, और उनकी बेटी भी थी उनके साथ में, केतकी। और आपको पता है बाल गंगाधर तिलक जी ने ही क्या किया था? गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी। गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत, शिवाजी उत्सव की शुरुआत करने वाले भी कौन थे? तो वो आपके बाल गंगाधर तिलक जी ही थे बेटा। और मैं आपको ये और बता दूं, मैं आपको साइड में लिख देती हूँ, या आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, याद रहे तो अच्छी बात है। जैसे जो आपका नरम दल था, नरम दल क्या चाहता था? नरम दल चाहता था कि स्वदेशी आंदोलन बंगाल तक सीमित रहे। स्वदेशी आंदोलन कहां तक रहे? तो ये चाहता था कि स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित रहे, बंगाल के बाहर ना जाए। लेकिन नरम दल क्या चाहेगा बताओ? सीमित। अब सॉरी, गरम दल क्या चाहेगा? तो मैम गरम दल इसको पूरे भारत में फैलाना चाहता था, पूरे भारत में फैलाना चाहता था। तो यहां पर भी इनके विचार क्या हैं? अलग अलग हैं। फैलाना चाहता था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये गरम दल और नरम दल के बीच में एक यहाँ पर कह सकते हैं कि डिस्प्यूट था, और पुणे में या कह सकते हैं कि किसने आपका स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया? तो बाल गंगाधर तिलक जी और उनकी पुत्री केतकी ने। ठीक है, उसके बाद में प्यारे बच्चे अन्य जगह पर, जैसे दिल्ली में किसने नेतृत्व किया था, ये क्वेश्चन आता है। तो दिल्ली में नेतृत्व किया था सैयद हैदर रजा ने, सैयद हैदर रजा इन्होंने किया था बेटा दिल्ली के अंदर। उसके बाद में आपका मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। मद्रास में किसने किया था? लिख रही हूं मैं यहाँ पर, मद्रास के अंदर बेटा जी चिदम्बरम पिल्लई, चिदम्बरम पिल्लई इन्होंने किया था। ठीक है, ये वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में किया था। पंजाब में बेटा, पंजाब में लिखिएगा, पंजाब में दो लीडर्स आपके बहुत फेमस रहे यहाँ पर। एक तो आपके अजीत सिंह जी और बेटा जी दूसरे थे लाला लाजपत राय जी, लाला लाजपत राय जी। तो ये आपके पंजाब में थे, और आप यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे, लिखिएगा फटाफट से। ठीक है, लिखकर और मुझे बताइएगा लीडरशिप कहाँ कहाँ पर कौन कौन कर रहा था, ये मैं आपको बताऊंगी। फिर मैं आपको ये बताऊंगी राष्ट्रीय शिक्षा कोष की स्थापना की गई थी, इसके अध्यक्ष बने थे S.K. मलिक। पहला स्वदेशी कॉलेज खोला गया था, पंजाब नेशनल
कॉलेज की स्थापना हुई थी, ठीक है। और बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना, भारत माता का चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था, और अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने ही ओरिएंटल आर्ट ऑफ स्कूल की स्थापना की थी, और वहां पर वो स्कॉलरशिप भी स्टूडेंट्स को दी जाती थी। तो आप लिखिए। रोहित, क्या समझ में नहीं आ रहा है? मैंने ऐसा क्या बता दिया है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है? आप जब लिखेंगे तभी मैं आपको बता पाऊंगी। क्या समझ में नहीं आ रहा है, ये भी तो पता चले। अब यहाँ पे आपके जितने भी चीजें मैंने बताई हैं सारी स्वदेशी आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। स्वदेशी का मतलब आपको शुरू में ही समझाया, स्वदेशी मतलब अपनी भारतीय वस्तुओं को अपनाना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। तो जब बहिष्कार करेंगे तो हमें खुद की चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए? हम शिक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं, तो शिक्षा के लिए हमें हमने क्या बनाई? डॉन सोसाइटी बना दी, ठीक है। हमें क्या करना है? स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करना है, लोगों को इसके बारे में बताना है। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वदेश प्रचारणी सभा का गठन कर दिया, ठीक है। और आपको मैंने बताया कि स्वदेशी आंदोलन में जो नेतृत्व शुरू किया था वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। दिल्ली में इसका नेतृत्व जो है वो किसने किया? सैयद हैदर रजा ने किया। मद्रास में किसने किया? तो मैम मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने किया। पंजाब में किसने नेतृत्व किया? तो आप कहोगे कि अजीत सिंह जी और लाला लाजपत राय जी ने किया। बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन किस आधार पे? तो मैंने बताया था कल ही आपको, सांप्रदायिकता के आधार पे हुआ था। बेटा अगर आप रेगुलर क्लास देखोगे तो ही चीजें समझ में आएंगी। अगर आप ये सोचो कि आज मैं क्लास कर लूं, कल नहीं करूंगा, कल कर लूं फिर परसों नहीं करूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। चीजें सीक्वेंस में चलती हैं, और कोई भी विषय हो आपको सीक्वेंस में ही समझ में आएगा। और इसीलिए पीडीएफ से नहीं पढ़ा रही हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं बहुत जल्दबाजी कर रही हूं, ठीक है। और आपको अगर कोई चीज पर्सनली ऐसी कोई चीज है जो समझ नहीं आ रही, तो आपके क्वेश्चंस का आंसर भी मैं साथ साथ दे रही हूँ। तो बेटा अगर आप रेगुलर हैं और आप चीजों को अच्छे से क्लास के अंदर सुनते हैं तो ही, अब आप क्या है, स्वदेशी आंदोलन हमारा लक्ष्य बन गया है कि हमें स्वदेशी आंदोलन को चलाना है, लोगों तक पहुंचाना है, ताकि अंग्रेजों को जो है हम मजबूर कर सकें, क्योंकि जो उन्होंने बंगाल विभाजन किया उसको वो वापस ले। अभी तो मैंने बताया कि स्वदेशी आंदोलन शुरू करने का लक्ष्य ही है कि बंगाल विभाजन रद्द हो, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि और बच्चों से भी मैं एक बार रिस्पांस ले लेती हूँ। बेटा अगर समझ में आया हो तो एक बार थम्स अप कर दो, ठीक है। लिख तो आपने लिया है, ये तो आपने मुझे बता दिया, लेकिन मुझे आप एक बार थम्स अप कर दो तभी मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है। एक बार थम्स अप कर दो अगर आपको समझ में आया है। अब प्यारे बच्चे, क्योंकि हम एजुकेशन का बहिष्कार कर रहे हैं तो एजुकेशन में भी हमें काम करना पड़ेगा, खुद के कॉलेज बनाने पड़ेंगे, खुद के स्कूल बनाने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें बेटा जी पूछी जाती हैं एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। अब देखिए सारे बच्चों ने यहाँ पे थम्स अप किया है। फिर भी मैं ये नहीं कह रही, एक भी बच्चा क्लास के अंदर है जो चीज जो पॉइंट उसको समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे बोलो। इसलिए मैं आपके कहने के अनुसार आपको हाथ से ही लिख लिख कर पढ़ाती हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रही हूँ। वरना अब तक अगर ऐसा नहीं होता ना, हाथ से नहीं लिखना पड़ता और पीडीएफ से पढ़ाना होता, सिलेबस अब तक खत्म हो गया होता। आप भी जानते हो कि हाथ से दोनों भाषाओं में लिखना बेटा जी बहुत ज्यादा समय लगता है उसमें, ठीक है। और लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछ लूंगी आपसे ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। अब देखो यहाँ पर, आगे देखो बेटा, इसी समय पर क्या किया गया था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही राष्ट्रीय शिक्षा कोष की स्थापना, राष्ट्रीय शिक्षा कोष की स्थापना, ठीक है। एजुकेशन के उसमें फील्ड में हम काम कर रहे हैं, 1906 में हुई थी। पहले लिख लीजिए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन फंड, नेशनल एजुकेशन फंड, ठीक है। और ये 1906 में, और इसके जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन जो बनाए गए थे, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे एस के मलिक, एस के मलिक, चेयरमैन ऑफ नेशनल एजुकेशन फंड।
अब हमें फंड की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। आज भी आपको पता है कि एजुकेशन फील्ड में हमें फंड की जरूरत पड़ती है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्या हुआ? पहला स्वदेशी पहला स्वदेशी कॉलेज आपका खोला गया। पहला स्वदेशी कॉलेज। और ये कहां पर बना था? तो आप कहोगे मैम ये बना था रंगपुर में। रंगपुर कहाँ पड़ता है मैम? कोलकाता में। ठीक है। और कब बनाया गया था? तो बेटा जी 1906 में। रंगपुर कोलकाता में 1906 में पहला स्वदेशी कॉलेज बना। फिर उसके बाद एक बना बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये भी कब की गई? 1906 में। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना। और इसमें जो प्राचार्य बने थे, प्राचार्य, वो कौन बने थे? अरविंदो घोष। वो यहाँ पे प्रिंसिपल के पद पर थे। अरविंदो घोष। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना। 1906 में कोलकाता। कोलकाता में ये बना था बंगाल नेशनल कॉलेज। इसके प्रिंसिपल कौन बनाए गए थे? अरविंदो घोष। और ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको लिखवाया था कि हमने शिक्षा का बहिष्कार भी किया था कि हम अब विदेशी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे। तो जब विदेशी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे तो खुद के हमें यहाँ पर खोलने पड़ेंगे। फिर उसके बाद में एक यहाँ पे बना था बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी? 1906। ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट 1906। ये सब स्वदेशी आंदोलन के दौरान हो रहा था। उसके बाद इसी आंदोलन के दौरान बनाया गया था भारत माता का चित्र। और ये किसने बनाया था? अवनींद्र नाथ टैगोर ने। अवनींद्र नाथ टैगोर। कौन थे ये? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के भाई थे, अवनींद्र नाथ टैगोर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लिखिए पहले यहां तक फटाफट। अवनींद्र नाथ टैगोर। एक लाइन और लिख देती हूँ, जगह है यहाँ पे। तो भारत माता का चित्र, पेंटिंग ऑफ भारत माता, इंग्लिश में भी लिख लेना, सॉरी, पेंटिंग ऑफ भारत माता, अवनींद्र नाथ टैगोर। उसके बाद में लिखिएगा बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के विरोध का दमन करने के लिए करने के लिए बंगाल विभाजन के विरोध का दमन करने के लिए कार्लाइल कार्लाइल को नियुक्त किया गया। एक अंग्रेजी अधिकारी है ये, को नियुक्त किया गया कि किसी भी तरीके से इस विरोध को दबाओ, इस विरोध को बंद करो जो भारतीयों के द्वारा किया जा रहा है। तो कार्लाइल को नियुक्त किया गया था। ठीक है, लिखिए पहले, फिर उसके बाद में थोड़ा सा और बचा है। लिखकर बेटा जी रिस्पॉन्स कर दीजिएगा, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो प्लीज आप उसको पूछ लीजिएगा।
लिख लिया, वेरी गुड। आगे देखिए, अब यहाँ पे बेटा एक लाइन और लिखवाने वाली हूं। जैसे अवनींद्रनाथ टैगोर जी का आपने नाम सुना मेरे मुंह से, अवनींद्रनाथ टैगोर जी, नाथ टैगोर, तो इन्होंने भारत माता का चित्र बनाया था। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, अ, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के भाई थे, इन्होंने 1906 में इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी ओरिएंटल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की। ओरिएंटल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की। ओरिएंटल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की। लिख लीजिए फटाफट से। तो अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने 1906 में ये किया था। ठीक है, और इसी समय पे एक लाइन और लिखेंगे। नेशनल कॉलेज मैंने आपको लिखवा दिया, हाँ। शांति निकेतन की स्थापना, शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। लिखिए फटाफट से, शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, लिख लिया आपने यहां तक। दमन का मतलब होता है नीतीश, विद्रोह को दबाना। जैसे मैंने आपको उसमें भी बताया है, आपका 1857 के विद्रोह में, कि दमन किस किसने किया, किसने उस चीज को दबाया। तो दबाने के लिए आपका नियुक्त किया गया था कार्लाइल को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, और प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है बेटा, एसएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो स्वदेशी आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन कहाँ कहा जाता है? स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन कहाँ पर कहा जाता है? तो बेटा जी, इसे वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता है आंध्र तटीय प्रदेशों में। जो आंध्र तटीय प्रदेश हैं वहां पर प्यारे बच्चे, या आंध्र प्रदेश, वहां पर इसे कहा जाता है वंदे मातरम आंदोलन। वहां पर इसे कहा जाता है वंदे मातरम आंदोलन। आंध्र तटीय प्रदेश या आंध्र प्रदेश आप लिख सकते हो। और यहाँ पे जो आपका आंध्र प्रदेश में नेतृत्व किया था, अगर आप मुझसे पूछो कि मैम आंध्र प्रदेश की जब आपने बात की है, तो यहाँ पे नेतृत्व किसने किया था? तो सर्वोत्तम राव ने किया था। यहाँ पे नेतृत्व करने वाले थे सर्वोत्तम राव। आप लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आई बात? शांति निकेतन वाला पीवाईक्यू एंड मॉक दोनों में था। होगा बेटा, होगा, बिल्कुल होगा। करलाइकल क्या है? तो एक अंग्रेज अधिकारी है बेटा जी, एक इंग्लिश ऑफिसर है करलाइकल। अब सुनिए आगे, यहाँ पे आपका जो स्वदेशी आंदोलन है, ठीक है, ये किसके विरोध में चला था आपने जान लिया। इसका विचार किसने किया था ये भी जान लिया। इसका मतलब क्या होता है ये भी आपने जान लिया। अब आपको मैं ये बता दूं कि जो स्वदेशी आंदोलन है, इसके प्रचार के लिए, सॉरी, स्वदेशी आंदोलन के विरोध में कौन था? इसके विरोध में कौन था बताइए? तो आप कहोगे आईएनसी ने इसका विरोध किया, लेकिन इसका समर्थन किसने किया था?
तो आप कहोगे कि समर्थन करने वाले थे मुसलमान। मुसलमानों ने इसका समर्थन किया था। और किन मुसलमानों ने किया था? क्या सारे मुसलमानों ने? नहीं। उन मुसलमानों ने किया था जो ये सोचते थे कि अलग होकर हमारी भलाई है। और मुसलमानों को एक और रीजन था जो इस आंदोलन से अलग रहे, कि जो स्वदेशी आंदोलन है इसके प्रचार के लिए हिंदू उत्सवों का प्रयोग हुआ था। प्रचार के लिए हिंदू उत्सवों का प्रयोग, हिंदू उत्सवों का प्रयोग, जैसे मैंने आपको बताया गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव। तो ये भी एक रीजन था कि भाई मुसलमान लोग इस आंदोलन से दूर रहे। और मुसलमान लोगों ने इसको सही बताया, ठीक है, ये कहा कि भाई ठीक है ये। और ज्यादातर हिंदू उत्सवों का प्रयोग हुआ, जैसे गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव, वैसे और भी परंपरागत उत्सव के साथ मेले, उनका भी प्रयोग इसमें किया गया। शांति निकेतन एक जगह है, आरती कसोटिया, और ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा स्थापित की गई है। तो आपका ये था बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। आई बात समझ में? अब मेरी बात सुनो, अब कुछ क्वेश्चंस कर लो ताकि तुम्हारा एक कॉन्फिडेंस थोड़ा सा, मैं कुछ ही करवाऊंगी। पहला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन का, अच्छा हाँ ये तो रह ही गया, बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, थोड़ा सा ये भी तो मुझे बताना है। तो पहले वही लिख लेते हैं, लिखना। अभी थोड़ा सा लिखवाऊंगी फिर डिटेल में आगे। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में। 1911 में बेटा, 1911 में लगा था तीसरा दिल्ली दरबार। तीसरा दिल्ली दरबार। और जब ये रद्द हुआ था बेटा, तो उस समय पर भारत का वायसराय, वायसराय ऑफ इंडिया हॉर्डिंग सेकंड था। हॉर्डिंग सेकंड। और आपको एक और चीज बता दूं, तीसरा दिल्ली दरबार क्यों लगा था? तो तीसरा दिल्ली दरबार इसलिए लगा था बेटा जी, क्योंकि ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आया। जॉर्ज पंचम भारत आया और उसी ने इसको कैंसिल किया। जॉर्ज पंचम ने ही इसको क्या किया? रद्द किया। तो 1911 में आपका तीसरा दिल्ली दरबार हॉर्डिंग सेकंड के समय लगा और इसी समय बंगाल विभाजन रद्द हुआ। और इतना ही नहीं, भारत की राजधानी, भारत की राजधानी कैपिटल ऑफ इंडिया कोलकाता से, कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। दिल्ली स्थानांतरित, ठीक है, स्थानांतरित यानी ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि जब स्थानांतरित की गई तो जाहिर सी बात है कि पहले इसकी घोषणा की गई होगी। ऐसा तो है नहीं कि स्थानांतरण करना था मतलब भारत की राजधानी दिल्ली को बनाना था। तो इसके स्थानांतरण की घोषणा कब हुई थी बेटा जी? अनाउंसमेंट हो गई थी 1911 में। और आपको मैं बता दूं यहां पर आपका जो है राजधानी बनी 1912 में। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि घोषणा कब हुई थी और बनी कब थी। तो ये आपका बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? 1911 में। ये इतना आप अभी फिलहाल याद रखेंगे। वायसराय किसका पद होता है ये देखिए। नितेश, क्या आपने मेरे साथ गवर्नर जनरल पढ़ा है? क्या पढ़ा है आपने मेरे मेरे से? कब कब दिल्ली दरबार लगा था, जाकर गवर्नर जनरल देखो, सब लिखवाया हुआ है। ठीक है, ये आपका बंगाल विभाजन। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन। अब देखते हैं कितने बच्चे यहां पर आंसर करेंगे। बंगाल विभाजन, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि इसका कारण अंग्रेजों ने क्या बताया था और वास्तविक क्या था। दोनों आंसर आपको देने हैं, ठीक है। तीसरा, बंगाल विभाजन जो है
बंगाल विभाजन की रूपरेखा कब तैयार हुई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? ये आंसर आपको करने हैं। ये आपको आंसर करने हैं। बेटा रेगुलर क्लासेस देखो, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अगर ऐसे आप करोगे तो ना मैं आपको समझा पाऊंगी और ना ही आप समझ पाओगे। इसीलिए सीक्वेंस में आपको चीजें बताई गई हैं, इसलिए आपको एक साथ जो है सीक्वेंस से ही चीजें पढ़ाई गई हैं। बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया। बंगाल विभाजन जो है, अगर हम बात करें तो अंग्रेजों ने क्या बोला था? प्रशासनिक व्यवस्था, कि प्रशासनिक व्यवस्था को सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बंगाल विभाजन से पहले बंगाल की जनसंख्या 8 करोड़ थी और वास्तविक कारण क्या था? सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का मतलब क्या था? हिंदू और मुस्लिम्स को बांटना। सांप्रदायिकता, इनका कारण था हिंदू प्लस जो मुस्लिम है, इनको क्या करना है? इनको करना है अलग, और यही यहाँ पर इसका मेन रीजन था, वास्तविक कारण था। रूपरेखा 19 जुलाई 1905 को तैयार हुई थी। घोषणा बेटा जी 20 जुलाई 1905 को हो गई थी और लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? ठीक है, ये उन बच्चों के लिए करवा रही हूं जिनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो जाता है। स्वदेशी आंदोलन जो है, इसकी घोषणा कब की गई थी? घोषणा, ठीक है, कब और कहां हुई थी? दोनों आंसर बताना। उसके अलावा मुझे बताना कि स्वदेशी के आंदोलन के अप्रूवल के लिए बनारस या वाराणसी अधिवेशन, वाराणसी अधिवेशन, दो आंसर बताना, कब हुआ था, कहां हुआ था और अध्यक्ष कौन थे? और अध्यक्ष कौन थे? दूसरा, बहुत बढ़िया, घोषणा हुई थी मैम 7 अगस्त 1905 को। कहां पर हुई थी? कलकत्ता के टाउन हॉल में। कलकत्ता टाउन हॉल, यहां पर की गई थी मैम। उसके अलावा बेटा जी आपका ये कब अधिनियम बनारस या, तो 1905 में। कहा हुआ था? लिखा हुआ है बनारस में। अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी। अब मुझे बताओ कि जो आपका यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन है, इसका नेतृत्व किसने किया था? मैंने आपको बताया है। फिर बताना कि नेतृत्व पुणे में किसने किया था, नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था, नेतृत्व मद्रास में किसने किया था। अब देखते हैं भैया कितने बच्चे आंसर करते हैं। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके नोटबुक में है। और बेटा आज जाकर बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारे के सारे करना, और सारे तुम्हारी पहुंच में होंगे, कोई भी तुम्हारी पहुंच के बाहर नहीं होगा। स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो मैम बंगाल विभाजन के निर्णय को वापस लिया जाए, यही इसका उद्देश्य था। नहीं मंथन, ये हिस्ट्री की नहीं बेटा, आर्ट की क्लास चल रही है। आर्ट कैसे बनाते हैं वो मैं सुना रही, मतलब बता रही हूँ। ठीक है, क्या बच्चों, नेतृत्व बहुत बढ़िया मैम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जी, प्लस आनंद मोहन बोस जी, आनंद मोहन बोस जी। पुणे में किसने किया था? तो मैम आपने बताया था पुणे या महाराष्ट्र, तो बाल गंगाधर तिलक जी, और उनके साथ में उनकी बेटी केतकी भी थी। दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया था, सैयद हैदर रजा ने। मद्रास में मैम पिदम्बरम, सॉरी, चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। पंजाब में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय जी ने किया था। आप ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, और अगर मैं आपसे ये पूछूं, आपसे एक प्रश्न मैं यहाँ पे पूछूं कि आपका स्वदेशी बांधव समिति का गठन किसने किया था? बताइए जल्दी से। स्वदेशी बांधव समिति का गठन किस
हो गया यहाँ पे। बहुत बढ़िया, अश्विनी कुमार दत्त ने। ओके मिस ऋषि, आपका एक क्वेश्चन था कि शांति निकेतन कहाँ स्थापित? कोलकाता में बेटा, मतलब बंगाल में। बंगाल में किया गया था। आपका एक क्वेश्चन आया था, मैंने देखा था, ठीक है, लेकिन उस समय मैं लिख रही थी। अब आपको पता है, मैंने थोड़ा शॉर्ट में आपको रिवीजन कराया। मुझे जल्दी से बताइए, भारत माता का चित्र किसने बनाया था? क्योंकि आपका एक नया टॉपिक यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि ये सब होने के बाद में क्या हुआ था? ये सब होने के बाद में हुआ था 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। बताया था मैंने आपको, बताया था कि नहीं? जल्दी बताओ। कलकत्ता अधिवेशन पढ़ाया हुआ है आपका। इसके बाद हुआ था, आप मुझे बताएंगे कि इसके अध्यक्ष कौन थे और यहाँ पर ऐसा क्या खास हुआ था, ये भी मैंने आपको बताया था। बहुत बढ़िया, अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था। वेरी गुड। और इन्होंने क्या किया था? ओरिएंटल आर्ट्स ऑफ स्कूल की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, और भारत माता का चित्र इन्होंने बनाया था, आपको मैंने बताया। अब इसके बाद क्या होगा? 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। और मैंने आपको बताया था, मुझे बताइए यहाँ पर अध्यक्ष कौन होंगे और यहाँ पर आईएनसी का लक्ष्य क्या तय किया गया था? यहाँ पे आईएनसी ने अपना एक लक्ष्य तय किया था, अपना एक उद्देश्य तय किया था। और वो उद्देश्य क्या था, वो ऑब्जेक्टिव क्या था? देखते हैं कितने बच्चों ने आईएनसी का रिवीजन किया हुआ है। बहुत बढ़िया, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, है ना? जब गरम दल और नरम दल के बीच में यहाँ पर झगड़ा हुआ था अध्यक्ष पद को लेकर, तो नरम दल के नेताओं ने क्या कर दिया था? नरम दल के नेताओं ने दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया। तो वहां पे फिर बात ही खत्म हो गई, क्योंकि दादा भाई नौरोजी। बहुत बढ़िया मैम, यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था स्वराज। स्वराज लक्ष्य रखा गया था। तो ये कब की बात है? 1906 की। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। और यहाँ पे आपको बताया कांग्रेस का लक्ष्य क्या बताया गया? स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बताया गया था। ये बेटा आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना। हाँ, एकता वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। कोलकाता या वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता ही है। आइए आगे। अब आप लिखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं कि अंग्रेज क्या करेंगे? अंग्रेज मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए, मतलब ये बताने के लिए कि हम आपके बहुत बड़े हितैषी हैं, हम आपके बहुत बड़े हितैषी हैं, और आपको हम ये चाहते हैं। पता है ये क्या करेंगे? अब हमें आपस में फिर लड़वाने की कोशिश करेंगे। अब इन्होंने हिंदू मुस्लिम तो बांट ही दिया, और आपको मैंने बोला कि मुसलमानों मुसलमानों में भी स्पेशली जो स्वदेशी आंदोलन से दूर रहे वो थे मुस्लिम किसान। ठीक है, मुस्लिम किसान थे, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो आपके मुस्लिम्स थे वो उन्होंने, मतलब उन लोगों को अपने पक्ष में पूरी तरीके से करने के लिए अंग्रेजों ने उन्हें सलाह दी कि आपको कांग्रेस के खिलाफ एक संस्था बनानी चाहिए, आपको कांग्रेस के खिलाफ अपना एक ग्रुप बनाना चाहिए। तो मुस्लिम लीग की स्थापना का विचार कौन दे रहा है यहाँ पर? अंग्रेज ही दे रहे हैं, ताकि ये लोग आपस में झगड़ें, ये लोग आपस में एक दूसरे के विरोधी बने। क्योंकि इन्होंने क्या कहा? एंटी पार्टी बनाओ। अब एंटी पार्टी बनेगी तो जो काम कांग्रेस करने के लिए कहेगी मुस्लिम लीग कभी नहीं करेगी। मुस्लिम लीग के अलग लक्ष्य रहेंगे, कांग्रेस के अलग लक्ष्य रहेंगे। यानी इन्होंने हमारे देश के अंदर ही क्या कर दिया? तो आपको मैं बता दूं कि इन्होंने हमारे देश के अंदर ही इन दो पार्टियों को बनाकर इन्हें आपस में लड़वाया। और आपको मैं बताऊं, ये जो बीज बोया है पाकिस्तान का, ये अंग्रेजों के द्वारा ही बोया गया बीज था। ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान से,
मुस्लिम लीग की स्थापना, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये डेट आप याद रखना, 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। तो आपको मैं बता दूं कि ये मुस्लिम लीग की स्थापना जो की जा रही थी वो किसके विरोधी, तो आपको बता दूं कांग्रेस विरोधी संस्था थी ये, कांग्रेस विरोधी संस्था, यानी एंटी कांग्रेस इंस्टीट्यूशन, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो आपके कांग्रेस के अगेंस्ट इसको बनाने के लिए, कांग्रेस विरोधी संस्था बनाने के लिए किसने प्रेरित किया, किसने इंस्पायर्ड किया, तो आप कहोगे प्रेरित करने वाले थे अंग्रेज। अंग्रेजों ने मैम इन्हें इंस्पायर्ड किया कि आप कांग्रेस के विरुद्ध एक संस्था बनाओ। हाँ बिल्कुल, अंग्रेजों की पॉलिसी थी फूट डालो राज करो की नीति, और उसको वो कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे थे। 1909 में तो उन्होंने मुसलमानों को पूरी तरीके से अलग कर दिया, जब पृथक निर्वाचक मंडल उन्होंने दिया था। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा 1909 का अधिनियम। हाँ, ये नया चैप्टर है संध्या। 1905 की कहानी खत्म हो गई, स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन खत्म। अब आपका चल रहा है यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना, नया चैप्टर है ये। अब ये जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है, इसके लिए आपको किसने इंस्पायर्ड किया, तो आप कहोगे कि मैम यहाँ पर इंस्पायर्ड करने वाले हैं अंग्रेज। अब इसी सिलसिले में आपको मैं बता दूं कि 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में, आगा खां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल, एक शिष्टमंडल, इंग्लिश में भी लिखवाऊंगी, पेशेंस रखेंगे। आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम शिष्टमंडल, ऐसे लिखना, मुस्लिम तो लिखना रह ही गया, एक मुस्लिम शिष्टमंडल, शिष्टमंडल को कहते हैं डेलीगेशन, एक मुस्लिम शिष्टमंडल, ठीक है, एक मुस्लिम शिष्टमंडल मिंटो से मिला। तो मिंटो इस समय कौन है, इस समय ये है भारत का वायसराय। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो आप कहोगे मिंटो से मिला, मिंटो से मिला। मिंटो कौन है, भारत का वायसराय है, यह आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मिला क्यों मिला, क्योंकि यही लोग तो इंस्पायर्ड कर रहे थे, यही लोग तो कह रहे थे कि भैया जाओ, जाकर अपनी एक संस्था बनाओ जो कांग्रेस के विरोधी संस्था हो। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो शिष्टमंडल है, पहले एक बार इसकी इंग्लिश लिख लीजिए, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी समझ में आए कि आखिर लिखा क्या गया है। लिखिएगा, ऑन 1 अक्टूबर 1906 a Muslim delegation, a Muslim delegation lead by Aga Khan, lead by Aga Khan, lead by Aga Khan, meet Minto, मीट मिंटो। मिंटो कौन है, वायसराय ऑफ इंडिया, वायसराय ऑफ इंडिया। अब ये जब अंग्रेजों से मिले तो इन्होंने मिंटो के सामने कुछ शर्त रखी, जिसमें एक शर्त इन्होंने रखी कि हम आपसे केवल एक चीज मांगने आए हैं। और वो इन्होंने क्या रखा, यहाँ पे जब मिंटो से मिले तो मिंटो से इन्होंने क्या मांगा कि आप क्या देंगे, मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल, मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल, जिसकी मैंने अभी आपसे बात की। मिंटो से इन्होंने कहा कि हमें चाहिए सेपरेट इलेक्टोरल, पृथक निर्वाचक मंडल। तो मुसलमानों ने ये शर्त किससे रखी थी, मिंटो से। जब मिलने गए मिंटो से तो सेपरेट ऑफ मुस्लिम, कि हमें अपना अलग पृथक निर्वाचक मंडल चाहिए। मिंटो ने कहा ठीक है, हम आपकी इस मांग पर विचार करेंगे।
ठीक है। उसके अलावा इन्होंने एक तो ये डिमांड कर ली, और ये डिमांड अंग्रेज क्यों पूरी करेंगे, क्योंकि वो तो चाहते ही थे। और आपको मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखवा देती हूँ कि ये जो डिमांड है, ये जो मांग है, इसको कब पूरा किया गया। इस डिमांड, इस मांग को पूरा किया गया 1909 के अधिनियम में। 1909 के अधिनियम में एक्ट ऑफ 1909 आया था 1909 में, जिसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। वहां पर मुसलमानों की इस डिमांड को पूरा कर दिया गया था। अब बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो मुस्लिम लीग बेटा, इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। ठीक है, पूरी डेट आप लिख सकते हो, 30 दिसंबर 1906। 30 दिसंबर 1906 को कहां पर, ढाका में। ढाका में इसकी स्थापना हुई। ढाका कहां पर है, बांग्लादेश में। तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका, ये ढाका में। और यहाँ पे आपका संस्थापक की अगर हम बात करते हैं, तो संस्थापक मतलब हम कह सकते हैं नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। ऐसे लिखो आप, संस्थापक की जगह लिख लो नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। सलीमुल्लाह के नेतृत्व में, के नेतृत्व में। और यहाँ पे सह संस्थापक कौन थे, इनके साथ में सह संस्थापक यानी कि को फाउंडर, को फाउंडर कौन थे, को फाउंडर थे बेटा जी आगा खां। ठीक है, एक को फाउंडर का नाम था आगा खां। किसके नेतृत्व में हुई थी, सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह, हाँ लिखना रह गया है, सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। और को फाउंडर यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आगा खां। और एक व्यक्ति और था, क्या नाम आ जाएगा यहाँ, बकार उल मुल्क। बकार उल मुल्क, ये इसमें को फाउंडर थे। तो ये था आपका मुस्लिम लीग की स्थापना, आगा खां। ठीक है, आगा खां और बकारुल मुल्क जो हैं वो कौन थे, को फाउंडर। लिखिए फटाफट से। खत्म हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर है मुस्लिम लीग, बहुत छोटा सा। बात समझ में आ रही है यहाँ पर। बनवारी लाल मीना जी, जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद में प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करती हूं, तो जो आपकी मुस्लिम लीग है, इस मुस्लिम लीग का, इस मुस्लिम लीग से 1913 में जुड़े मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। और जब मोहम्मद अली जिन्ना इससे जुड़े 1913 में, तो इन्होंने क्या किया, 1913 में मुस्लिम लीग का पुनर्गठन, मुस्लिम लीग का पुनर्गठन, पुनर्गठन किया, रीऑर्गेनाइज्ड, लिख लीजिएगा, रीऑर्गेनाइज्ड मुस्लिम लीग in 1913 by मोहम्मद अली जिन्ना। ध्यान रखना, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका नाम भी बदल दिया था। बच्चा कह रहा है मिंटो तो टॉफी का नाम होता है, बेटा तुम्हारे अलग ही वो रहते हैं, है ना। हाँ सॉरी, इसका पूरा नाम लिख दूं, मोहम्मद अली जिन्ना। तो पुनर्गठन किसके द्वारा किया गया, पुनर्गठन किया मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। और मुस्लिम लीग को कहा इसने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग इसने नाम रख दिया।
अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? मुस्लिम लीग। अब इसने रखा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये नाम किसने रखा? तो आप कहोगे मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा। 1913 में ये मुस्लिम लीग से जुड़े और इसका पुनर्गठन करके इसका नाम रखा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इन मोहम्मद अली जिन्ना से बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना को, लिखिएगा, क्या कहते हैं? सरोजनी नायडू जी ने, सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा। हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा। आप कहोगे मैम इसने तो अलग किया था, फिर सरोजनी नायडू ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि शुरुआत में मोहम्मद अली जिन्ना ऐसा नहीं चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम अलग हो जाएं। ठीक है, सह संस्थापक का मतलब होता है को फाउंडर, ऋषि जी जो उनके सहयोगी थे, उसमें जो सहयोगी थे। तो लिखिएगा सरोजनी नायडू जी कॉल्ड जिन्ना द मैसेंजर, द मैसेंजर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, द मैसेंजर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। बताओ मोहम्मद अली जिन्ना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था और कब? बस इतना बता दो कब लिया था पहली बार। ठीक है, 2-3 पॉइंट और हैं, फिर आपका ये खत्म। ये क्वेश्चन भी बनता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने यहां पर कब। अब देखो, जो मुस्लिम लीग थी, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय, तो देखो बेटा जी, अगर मैं बात करूं तो पहले बनाया गया था अलीगढ़ में, और फिर क्या बना बाद में? बाद में बन गया लखनऊ। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर था? लखनऊ में। बस आपका ये था, लिखिए फटाफट से। बहुत बढ़िया मैम, 1904 में। क्या बात है बेटा, दिल खुश कर देते हो कभी कभी तो तुम। चलो फटाफट से लिख लो। हाँ, चैप्टर ओवर, खत्म हो गया, डन हो गया। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि नवाब सलीमुल्लाह कौन था? तो नवाब सलीमुल्लाह जो है वो ढाका का नवाब था। आप लिख सकते हो इसके बारे में कि ये ढाका का नवाब था, लिख लीजिए। नवाब सलीमुल्लाह जो है वो कौन था? ढाका का नवाब, नवाब ऑफ ढाका। तो इसी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग को गठित किया गया, और इसके साथ दो सहयोगी कौन कौन थे? तो एक आगा खां और एक था यहाँ पे आपका बकारुल मुल्क। ये आप ध्यान रखेंगे कि ये ढाका का नवाब था। और कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। मैम इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा? इसके बाद चैप्टर स्टार्ट होगा आपका क्रांतिकारी आंदोलन। उसमें मैं जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां हैं पहले उनको खत्म कराऊंगी, जैसे आपका दिल्ली बम कांड है, काकोरी कांड है, ठीक है, आपके ये सारे। और फिर उसके बाद तुरंत हम पहुंच जाएंगे गांधी युग पे। अब ज्यादा सिलेबस नहीं है आपका। क्रांतिकारी आंदोलन मुश्किल से 3 दिन में खत्म हो जाएगा, या हो सकता है 2 दिन में ही खत्म हो जाए। फिर गांधी युग आपका चलेगा 3 से 4 दिन, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य, और उसके बाद में सिलेबस खत्म। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं।
बाकी की चीजें फिर नेक्स्ट क्लास में कल मतलब नेक्स्ट क्लास में मतलब मंडे को लूंगी मैं क्लास अब। और आप तब तक पूरा रिवीजन करेंगे और यहाँ से जितने प्रश्न हैं सबको सॉल्व करो बैठ के। मोहम्मद अली जिन्ना कब जुड़े, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम कब रखा गया, सरोजनी नायडू जी ने किसको हिंदू मुस्लिम एकता का दूत का क्यों कहा, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना स्टार्टिंग में नहीं आए थे इसलिए कि वो मतलब मुसलमानों को हिंदुओं से अलग कर देंगे। शुरू में तो वो आपका साथ दिया उन्होंने, और इन्होंने भी मुस्लिम लीग का लक्ष्य स्वशासन रखा। स्वशासन ही इन्होंने भी लक्ष्य रखा कि हमें स्वशासन चाहिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलो फिर कोशिश करूंगी कि इस हफ्ते मतलब जो नेक्स्ट वीक आने वाला है उसके नेक्स्ट वीक में मैं सैटरडे संडे तक क्लास लेके आपको फ्री कर दूं। ठीक है, और कल देखते हैं अगर क्लास होगी तो टेलीग्राम ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगी। वैसे कल छुट्टी करते हैं क्योंकि रक्षाबंधन है, मुझे लगता है कि आप लोग भी अपने घर पे फेस्टिवल एंजॉय करें अच्छे से, तो कल तो क्लास नहीं लूंगी। आप लोग आराम से अपना फेस्टिवल एंजॉय कीजिए, लेकिन एंजॉयमेंट के साथ साथ बेटा पढ़ाई भी कीजिए। एमसीक्यूज नहीं एमसीक्यूज कहाँ डाले जाते हैं बेटा, आपको मिलते तो हैं एवरी सैटरडे, वो मैं ही देती हूँ। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जैसे ही आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, है ना, लगभग उसी टाइम पे यूपी पुलिस कांस्टेबल वाला और आपका एसआई वाला बैच भी उसी टाइम पे खत्म होगा। आपसे 2-3 दिन आगे पीछे उनका गैप रहेगा। फिर उसके बाद में मैं आपको पूरा मिडाइवल हिस्ट्री और पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस के साथ रिवीजन करवा दूंगी, ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बूम हो सके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी रक्षाबंधन। जितने भी बच्चे हैं आप सभी को, क्योंकि मुझे विशेष आ रही हैं, तो आप सभी को भी हैप्पी रक्षाबंधन बच्चों। आपका ये त्योहार बहुत अच्छे से जाए और आप अपने घर पे खूब इंजॉय करें। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें। नमन होम रूल लीग से महात्मा गांधी जी का संबंध नहीं था, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी का संबंध है, पढ़ाऊंगी आपको। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर।